हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 14 अक्टूबर 2024 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चले उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूँ कि हमारा जो ये सी सेट का लाइव बैच है जो 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है, इस बैच में अभी भी कुछ सीटें जो हैं वो बाकी हैं, कुछ सीटें अभी रिमेनिंग है। तो अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज़रूर एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। ओनली 999 में आपको ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है और अनलिमिटेड टाइम्स आप वैसे तो लाइव क्लासेस हैं लेकिन अनलिमिटेड टाइम्स आप चाहें तो इसकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। इस तरीके के सारे ही फीचर्स जो है वो नीचे बताए गए हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू, और वहीं से आप जाके एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की अगर कोई हेल्प होती है तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आगे आएँ और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा बहुत हेल्प हमारी भी होगी एंड डेफिनेटली इसका बेनिफिट आप लोगों को ये मिलेगा कि ये सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और न्यूज़पेपर पर नज़र डालते हैं, देखते हैं आज के आर्टिकल्स। फ्रंट पेज पर ऐसा सच कोई ख़ास आर्टिकल नहीं है जो हमें कवर यहाँ पर करना हो। हम लोग एक आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल वाले पेज पर देखेंगे, आइडियाज़ पेज पर सॉरी, और एक आर्टिकल हम लोग दो आर्टिकल्स की बात करेंगे एक्सप्लेन पेज पर। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है द प्रॉब्लम विद फ्री फूड। फ्री फूड मतलब जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अशोक गुलाटी का आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और दो आर्टिकल्स का हमें जिक्र करना है एक्सप्लेन पेज पर। एक आर्टिकल बात कर रहा है ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़ेस को लेकर और उसमें क्या सरकार कर सकती है, और एक हम लोग बात करेंगे अबाउट द ड्रैगन ड्रोन्स। इनका इस्तेमाल रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो व्हाट आर ड्रैगन ड्रोन्स, क्या होते हैं ये, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आज के दिन के हमारे तीन आर्टिकल्स रहेंगे जो हमें डिस्कस कर रहे हैं। तो इन आर्टिकल्स को हम एक एक करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ये भी बता दूं कि हमारा जो 2025 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा यूपीएससी का, अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के पास इस तरीके की एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सी सेट तीनों ही पोर्शंस कवर किए जा रहे हैं, एंड दैट टू ओनली एट 849 रुपीज़। सिर्फ 849 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट मिलते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज़ लिस्टेड है, तो वहाँ से जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। वेरी अफोर्डेबल है। और अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाती है ओनली एट 699 रुपीज़ में। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की अगर आप लेना चाहते हैं तो 449 में आपको मिल जाती है। अगर आप लेना चाहते हैं सिर्फ करंट अफेयर्स की तो अवेलेबल है 299 में, जिसमें आपको 16 महीने के करंट अफेयर्स के टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर आप सिर्फ सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे ओनली एट 249 रुपीज़। तो आप इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं आप लोग ज़रूर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके उन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द प्रॉब्लम विद फ्री फूड। ठीक है, फ्री फूड की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर यहाँ पर बात होगी। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं, ऑथर का लिखना है कि अक्टूबर 16 यानी कि आने वाले 2 दिन के बाद अक्टूबर 16 जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है एज अ वर्ल्ड फूड डे हर साल। एवरी ईयर इसको वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ द कमिटमेंट मेड एट द हाईएस्ट लेवल टू इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और ये बेसिकली जो एक हाईएस्ट लेवल पर जो एक कमिटमेंट किया जाता है ना, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का, उसको इंश्योर करने का, उसका ये
एक रिमाइंडर है, इसलिए यह दिन को जो है वो मनाया जाता है। द वर्ल्ड हैज़ मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन बाय लार्ज स्केल अडॉप्शन ऑफ बेटर सीड्स, मोर इरीगेशन एंड हायर डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। यानी कि पूरी की पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है। ठीक है, पूरी दुनिया ने तरक्की की है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में। ठीक है, बेटर सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल में, ज़्यादा इरीगेशन का यूज़ हो रहा है और ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है। फार्म मशीनरी जो है वो भी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है। ऑल दिस कुड नॉट हैव बीन डन विदाउट इंक्रीजिंग इंसेंटिव टू फार्मर्स। ठीक है, ऑल दिस कुड नॉट हैव बीन डन विदाउट इंक्रीजिंग इंसेंटिव टू फार्मर्स, यानी कि ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती थी अगर फार्मर्स को इंसेंटिव नहीं दिया गया होता तो। जैसे कि इनपुट सब्सिडीज़, कि जो भी वो अपनी क्रॉप उगाने के लिए उनको जो भी इनपुट चाहिए उसमें उनको सब्सिडीज़ दी जा रही है। साथ ही साथ ये है कि हायर प्राइजेस फॉर देयर प्रोड्यूस, कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका उसका उनको अच्छा दाम मिल रहा है किसानों को, फार्मर्स को, और अ मिक्स ऑफ सम ऑफ द टू। ठीक है, यानी कि और भी कुछ इस तरीके के इंसेंटिव्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ऑन दिस डे मैनी पीपल हु आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, including the scientists, technologists, economists, and agribusiness entrepreneurs, they renew their vows to eliminate hunger and malnutrition। यानी कि इस दिन, वर्ल्ड फूड डे के दिन, ये बात कर रहे हैं कि कई सारे लोग जो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के कॉज को लेकर कमिटेड है। ठीक है, मतलब वो चाहते हैं कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो रहे। उसमें साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एग्री बिजनेस से जुड़े हुए जो एंटरप्रेनर्स हैं वो हैं। वो अपनी जो वाउज़ है, वाउज़ का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं कसम खाना। ठीक है, कि जो उनकी कसम है कि वो एलिमिनेट करेंगे फूड को और मतलब हंगर को, भूख को और कुपोषण को, माल न्यूट्रिशन को। वो अपनी वाउज़ को क्या करते हैं, अपनी कसम को दोबारा से रिन्यू करते हैं। ग्लोबली, पूरे दुनिया में, स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी रिपोर्ट के अनुसार जो FAO की है, रफली 2.33 बिलियन पीपल स्टिल फेस मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। यानी कि पूरी दुनिया में इतने लोग अभी भी जो है वो मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं। दिस इज़ अ चैलेंज टू दोज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू ऑल। और ये उन लोगों के लिए जो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं सभी को, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस साल का जो FAO की वर्ल्ड फूड डे के थीम है, दैट इज़ राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। ये थीम आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है थीम्स वगैरह भी। तो इस साल के जो वर्ल्ड फूड डे की जो थीम है, दैट इज़ राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। अब ये जो राइट टू फूड अप्रोच है FAO का, ये इनकरेज करता है, इसने इनकरेज किया है मतलब हमारे देश में UPA सरकार को, विच वॉज लेड बाय मनमोहन सिंह, कि इन्होंने 2013 में एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो पास किया। अब इसमें क्या था कि लगभग 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वो इसमें कवर थी। उनको राइस, वीट या जो मोटा अनाज होता है, कोर्स ग्रेन होता है, हर व्यक्ति को प्रति महीने 5 किलो ये अनाज दिया जाता था। 2 रुपये 1 किलो, 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलो, 2 रुपये प्रति किलो और 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है, अब दीज प्राइसेस कुड बी रिवाइज्ड अपवर्ड आफ्टर 3 years ऑफ द एक्ट, कीपिंग इन व्यू ऑफ द बलूनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फूड सब्सिडी ऑन द अकाउंट ऑफ दिस एक्ट एंड द ओवरऑल फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो 3 साल के बाद ये मतलब इस एक्ट के बनने के 3 साल के बाद उसमें ऐसा प्रोविज़न था कि इसके जो प्राइजेज़ हैं, जो जो ये दिया जा रहा है 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो और 1 रुपये किलो के हिसाब से, इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि फूड सब्सिडी में एक तो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर लोगों को पैसा इतने कम रुपये में अगर ये दिया जा रहा है तो इसका मतलब सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी इस पर दे रही है। ठीक है, और साथ ही साथ सरकार के जो फाइनेंसेस हैं उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इनके प्राइसेस जो है वो रिवाइज किए जा सकते थे। उस समय
जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, योजना आयोग हुआ करता था, जो बाद में नीति आयोग से रिप्लेस हुआ, उसने ये एस्टिमेट किया था कि भारत में जो हेड काउंट पावर्टी रेशियो है वो 21% के आसपास है। यानी कि भारत में जो गरीबी है वो 21% के आसपास है। अब ये फिगर को कंटेस्ट किया गया, मतलब इस आंकड़े को चुनौती दी गई कई सारे एनजीओज के द्वारा, और नतीजतन ये हुआ, नतीजा इसका ये रहा कि इसको बाद में रंगराजन कमेटी के द्वारा इस डेटा को या इस परसेंटेज को रिवाइज करके 29% कह दिया गया कि हमारे देश में जो है वो गरीबी कितनी है, 29%। ठीक है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी 2000, मतलब इससे पहले 1998 से 2004 के बीच में, इन्होंने फूड सब्सिडी का जो रिजीम है उसको रिफॉर्म किया और पीडीएस को एक टारगेटेड स्कीम बनाया। इस स्कीम के अंतर्गत जो अंत्योदय हैं, अंत्योदय मतलब जो मोस्ट वल्नरेबल पीपल है, उनको फ्री में फूड दिया जाता था। बाकी जो लोग उनसे ऊपर थे उनको कुछ प्राइस पे करना होता था। ठीक है। हैड टू पे एटलीस्ट हाफ द मिनी एमएसपी बीइंग पेड टू द फार्मर। जितनी किसानों को एमएसपी दी जा रही थी उसका आधा प्राइस इनको देना होता था। और जो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर थे, गरीबी रेखा से ऊपर थे, उनको एमएसपी का 90% जो है वो देना होता था। तो ये माना जाता है कि ये तरीका ठीक था। अब राइट टू फूड का मतलब ये नहीं है कि एवरीवन, कि हर व्यक्ति या 2/3 आबादी जो है उसको मुफ्त में अनाज मिले। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो ये इंश्योर करे कि फूड जो है वो इजीली अवेलेबल हो, आसानी से फूड मिल रहा हो और एक्सेसिबल हो सभी लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है कि 800 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज बांटना ये इकोनॉमिकली रैशनल है। ठीक है। ये वही जो सरकार की योजना है, 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा को जो मुफ्त का अनाज बांटा जा रहा है, और जिसको लेकर सरकार अपनी पीठ पिछले 3-4 सालों से, जब से कोविड हुआ है उसके बाद से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, तब से सरकार अपनी जो पीठ थपथपा रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ठीक है। हमारी सरकार जो है वो उन लोगों का ध्यान रख रही है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, वो इकोनॉमिकली इरेशनल है। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि जो करंट एनडीए की सरकार है, लेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हैज़ यूज्ड अ डिफरेंट डेफिनेशन टू मेजर पॉवर्टी। इन्होंने पॉवर्टी को नापने की जो परिभाषा है वो एक अलग ही परिभाषा यूज़ की है। ये नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो ये कहता है कि पॉवर्टी रेशियो जो है वो 2013-14 में जहां 29.13% हुआ करता था, वो गिर के 2022-23 में 11.28% पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो गरीबी है, नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार वो सिर्फ अब 11% के आसपास रह गई है। अब यहाँ पर ऑथर का कहना है कि इफ़ दिस इज़ ट्रूली द केस, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा है, वाकई में गरीबी अगर इतनी कम हो गई है, तो इनफैक्ट द गवर्नमेंट डज नॉट स्टॉप स्पीकिंग इन कॉन्ग्रेचुलेटरी टर्म अबाउट इट्स अचीवमेंट, वाई आर वी स्टिल डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड टू मोर देन 80 मिलियन पीपल। ठीक है। कि अगर गरीबी इतनी कम हो गई है, वाकई में अगर ये केस बन गया है, तो सरकार अभी भी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज क्यों दे रही है? इस बात की ज़रूरत क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी सिर्फ 11% है, और आप फिर भी 80 करोड़, जो कि आप कह सकते हैं कि देश का लगभग लगभग 60% के आसपास है, आप उसको मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे हैं? ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, इवन अ टाइनी एंट ऑल्सो हैज़ टू वर्क अ लॉट टू गेट फूड, and you can see ants storing food, working in a long chain of cooperation. Why can't humans work and earn and have their basic food? तो इनका यहाँ पर ये कहना है कि आपने एक बहुत छोटी सी चींटी को भी देखा होगा, वो भी मेहनत करती है। ठीक है। उसको भी मेहनत करनी होती है अपने फूड के लिए। और हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से जो एंड्स हैं, जो चींटियाँ हैं, वो अपने फूड को स्टोर करती हैं। ठीक है। उनका भी आपस में कोऑपरेशन होता है, वो लॉन्ग चेन ऑफ कोऑपरेशन में काम करती है और अपने फूड की व्यवस्था करती है, उसको स्टोर करती है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि ह्यूमंस जो है, जो इंसान है, वो काम कर सके, वो कमा सके और उसके बाद अपना बेसिक फूड जो है वो उसके पास आ सके?
ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसकी बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। इसके बाद ऑथर का ये कहना है, टू मी एज अ पॉलिसी एनालिस्ट, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू गिव फ्री फूड टू इवन से 15% ऑफ द पॉपुलेशन, आई हैव नो प्रॉब्लम। इनका ये कहना है कि अगर सरकार को 15% आबादी को अगर मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है तो इनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 15% आबादी से ज़्यादा को अगर मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है तो इट इज़ नथिंग एल्स बट अ वोट कैचिंग टेक्निक। तो ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ सरकार की वोट को बटोरने की एक टेक्निक है बस। ठीक है, मतलब सरकार ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये स्कीम को चला रही है, ठीक है, अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए। और इस स्कीम के बदले सरकार की या किसी भी पार्टी की ये मंशा है कि उसको वोट मिले, ये ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है, दिस मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय टैक्स पेयर्स। ये चीज़ टैक्स पेयर्स के द्वारा इसका विरोध या इसका रजिस्ट किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है उसके पीछे जो पैसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। ठीक है, आप लोग, हम लोग, जो भी लोग टैक्स पे करते हैं ये उन्हीं का पैसा है। आई एम सेइंग दिस बिकॉज फूड सब्सिडी इज़ द लार्जेस्ट सब्सिडी इन द यूनियन बजट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यूनियन बजट में जो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी सब्सिडी है वो यही है, फूड सब्सिडी। और फर्टिलाइज़र सब्सिडी के साथ मिलके इट कट्स डाउन मच मोर रैशनल एंड प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब एक तो फूड सब्सिडी दी जा रही है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी जा रही है, तो इनकी वजह से बाकी चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, चाहे वो एग्री फूड स्पेस हो, चाहे मतलब एग्रीकल्चर की R&D हो, प्रिसीशन एग्रीकल्चर हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, महिलाओं की एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, इसमें जो पैसा खर्च किया जा सकता है सरकार के द्वारा वो पैसा फूड और फर्टिलाइज़र सब्सिडी में चला जा रहा है। These investments are almost 10 times more effective in ensuring the food and nutritional security of our people than free food and highly subsidized fertilizers and power। अगर इन चीज़ों में पैसा खर्च किया जाएगा, इन चीज़ों में अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो ये 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ठीक है, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, एज़ कम्पेयर टू कि उनको मुफ्त में फूड देना, ठीक है, मुफ्त में अनाज देना। और हाईली सब्सिडाइज्ड ये फर्टिलाइज़र और पावर ये भी जो दी जाती है उसके कंपैरिजन में भी अगर पैसा यहाँ खर्च करने की बजाय इन चीज़ों में खर्च किया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, 10 गुना तक ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। सब्सिडीज़ व्हेन दे आर अबेंडेड एंड ऑलमोस्ट ओपन एंडेड, कि सब्सिडीज़ जब बहुत ज़्यादा होती है तो इनसे होता क्या है, इट बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ करप्शन। ठीक है, इनसे करप्शन जो है वो बढ़ता है। अब ICRIER की एक रिसर्च ये दिखाती है कि सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दीज टू सब्सिडीज़, यानी कि फूड और फर्टिलाइज़र सब्सिडी का लगभग 25 से 30% जो है वो कभी भी जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज़ हैं, मतलब जिन तक वाकई में पहुंचना चाहिए, जो इसके वाकई में हकदार हैं, जो लाभार्थी हैं, उन तक ये कभी पहुंचता ही नहीं। If one looks at the inefficiency in the use of these two subsidies and adds that to the leakages, the overall loss easily goes to 40 to 50% of the total amount of resources being spent on them। ठीक है, कि अगर हम इन दोनों सब्सिडीज़ का, फूड और फर्टिलाइज़र सब्सिडी के यूज़ के इनएफिशिएंसी को देखें और उसमें जो इस तरीके के लीकेजेस हो रहे हैं उनको ऐड कर लें तो ये 40 से 50% बन जाता है। यानी कि 40 से 50% का लॉस हो रहा है कि जितना पैसा इनकी इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है उसका सिर्फ 40 से 50% जो है वो तो ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, वो बेनिफिशियरीज तक, लाभार्थी तक पहुंच ही नहीं रहा। दिस डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ राइट टू फूड। और ये राइट टू फूड का जो पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं इससे डिफीट हो रहा है। कैन दिस रिजीम ऑफ हाईली इनइफेक्टिव फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज बी रिफॉर्म? क्या ये जो हाईली इनइफेक्टिव फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी की रिजीम है, क्या इसको रिफॉर्म किया जा सकता है, क्या इसमें सुधार लाया जा सकता है? तो इसका शॉर्ट आंसर इन्होंने कहा है कि हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है, प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट समन्स द करेज। गवर्नमेंट के अंदर इतना करेज, इतनी हिम्मत होनी चाहिए
टू बाइट द बुलेट, टू बाइट द बुलेट एक बेसिकली फ्रेज होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें करना जो थोड़ा सा कठिन है, करने में मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी है। ठीक है, बाइट द बुलेट एंड हैज़ इनफ लीड टाइम टू प्रिपेयर फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। लीड टाइम इज़ नॉट मैनी ईयर्स। लीड टाइम का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत साल, बल्कि सिर्फ 6 से 12 महीने। अ ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड पीपल इज ऑल्सो नीडेड हु आर कमिटेड टू दिस कॉज ऑफ रैशनलाइजेशन। डेडिकेटेड लोगों के ग्रुप की ज़रूरत है जो इस रैशनलाइजेशन के प्रति कमिटेड हो। एग्री फूड सिस्टम में डिजिटाइजेशन जो है उससे भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहेगा इन चॉकिंग आउट अ मोर रैशनल एंड रोबस्ट सिस्टम दैट कैन हेल्प अचीव द जीरो हंगर गोल ऑफ SDG बाय 2030। इस प्रोसेस में one has to be beware of engaging roadside consulting companies who open their shops to make quick money and get contracts from the government through their friends in the bureaucracy, and they are mushrooming in India। ठीक है, और ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि जो रोड साइड कंसल्टिंग कंपनीज हैं, ठीक है, उनको भी जो बेसिकली अपनी दुकान इसलिए खोल लेते हैं ताकि उनको क्विक मनी मिल जाए, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में उनके कुछ दोस्त होते हैं, और इस तरीके की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भारत में, तो उनका ध्यान रखना होगा। इफ़ द मोदी गवर्नमेंट कैन टेक अप दिस चैलेंज, इट कैन मेक इंडियन एग्रीकल्चर मोर वाइब्रेंट, क्लाइमेट रेजिलियंट एंड न्यूट्रिशियस, हेल्पिंग टू ओवरकम द कर्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर सरकार इस चैलेंज को लेती है तो इससे भारत की जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, वो ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाएगी, ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलियंट बन सकती है, ज़्यादा पोषक बन सकती है, न्यूट्रिशियस बन सकती है, और इससे जो माल न्यूट्रिशन है वो भी दूर हो सकता है। अदरवाइज स्लोगन मॉन्गरिंग विल गो ऑन विदाउट मच चेंज इन द एग्री फूड स्पेस। और अगर वाकई में कुछ मतलब ग्राउंड में अगर कुछ काम नहीं किया जाता है, धरातल पर कुछ काम नहीं किया जाता है, तो फिर स्लोगन मॉन्गरिंग होती रहेगी। ठीक है, स्लोगन्स चलते रहेंगे और कोई बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में, फूड में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए इस आर्टिकल में क्या लिखने की कोशिश की गई थी, क्या बताने की कोशिश की गई थी। ठीक है, और एग्रीकल्चर वगैरह के ऊपर जो आर्टिकल्स आते हैं ना, इनके ऊपर भी मैं जनरली फोकस इसलिए ज़्यादा करता हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर एक बड़ा ही आपका प्रोमिनेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है GS पेपर 3 में, इकोनॉमी के अंतर्गत। और वहाँ पर क्वेश्चंस इस टॉपिक को लेकर मेंस में भी पूछे जाते हैं, है ना। तो मेंस में टॉपिक आपसे अगर पूछे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए जिनके बेसिस पर आप आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बात हो रही है इश्यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस एंड व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू। ठीक है, रेयर डिजीजेस के ट्रीटमेंट की बात करेंगे और सरकार इसमें क्या कर सकती है। तो ये मामला सामने इसलिए आया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते डायरेक्शंस जारी किए हैं एम्ड एट इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सो कॉल्ड ऑर्फन ड्रग्स। ठीक है, ऑर्फन ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को लेकर, उसकी अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने को लेकर डायरेक्शंस जारी किए हैं। और ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं विच आर यूज टू ट्रीट रेयर डिजीजेस। रेयर डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए जो बीमारियाँ होती है जो दवाइयाँ होती है उनको कहा जाता है ऑर्फन ड्रग्स, डिफाइंड बाय द WHO एज अ डेबिलिएटिंग लाइफ लॉन्ग कंडीशन दैट अफेक्ट्स वन और फ्यूअर पीपल इन 1000। और रेयर डिजीजेस को बेसिकली WHO ने कैसे डिफाइन किया है कि ये ऐसी बीमारियां हैं या ऐसी कंडीशन है जो डिबिलिएटिंग है। डिबिलिएटिंग मतलब विच मेक्स यू वेरी वीक, जो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाती है। लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, मतलब पूरे लाइफ में ये साथ चलेगी इस तरीके की बीमारियां, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसीलिए इनको रेयर डिजीजेस कहा गया है कि 1000 में से एक या उससे भी कम लोगों को ये होती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि अराउंड 55 मेडिकल कंडीशंस जैसे कि गॉशर्स डिजीज़, लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स और कई सारे टाइप्स ऑफ के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये भारत में रेयर डिजीज़ के रूप में क्लासीफाई किए गए हैं। द नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर एंड अदर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स started by the ICMR has the records of 14,472 rare disease patients in the country। तो बेसिकली इतने हमारे देश में रेयर डिजीज पेशेंट्स हैं, ये यहाँ पर बताया गया है।
थेरेपीज आर अवेलेबल फॉर लेस देन 5% ऑफ रेयर डिजीजेज। जितनी भी रेयर डिजीजेज हैं उनमें से 5% से कम बीमारियों के लिए थेरेपीज या इलाज जो है वो अवेलेबल है, लीडिंग टू लेस देन 1 in 10 पेशेंट्स रिसीविंग डिजीज स्पेसिफिक केयर। और 10 में से एक व्यक्ति को ही जो है वो डिजीज स्पेसिफिक केयर जो है वो मिल पा रही है। एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट जो है वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। While the center provides financial assistance to various centers of excellence for treatment, stakeholders have gone to courts to highlight challenges in accessing the funds. हालांकि केंद्र जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है उनको ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, लेकिन स्टेक होल्डर जो है वो कई बार कोर्ट जा चुके हैं ये कहते हुए कि वो फंड्स उनको नहीं मिल पाते। इसके बाद अगर हम रेयर डिजीज़ेस की कैटेगरीज की बात करें तो भारत में रेयर डिजीजेज जो है वो उनको कैटेगराइज किया जाता है 3 ग्रुप्स में, बेस्ड ऑन द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो सबसे पहला है ग्रुप 1। इसमें ऐसी बीमारियां इंक्लूड होती है दैट कैन बी ट्रीटेड विद अ वन टाइम क्यूरेटिव प्रोसीजर। ठीक है, ये ऐसी बीमारियां इसमें इंक्लूडेड है कि जिनको एक टाइम के प्रोसीजर से ही ट्रीट किया जा सकता है। इसके बाद ग्रुप 2 डिजीजेज जो हैं इनके लिए लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि रिलेटिवली थोड़ा सा कम कॉस्टली है और उसमें डॉक्यूमेंटेड बेनिफिट्स भी देखने को मिले हैं, लेकिन पेशेंट्स का रेगुलर चेकअप करने की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ ग्रुप 2 टाइप्स ऑफ रेयर डिजीजेज। इसके बाद तीसरा जो रेयर डिजीज़ है वो है आर दोज विच फॉर विच इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। इनके लिए इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन वो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगे हैं एंड मस्ट ऑफन कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग, और पूरे ज़िंदगी भर वो ट्रीटमेंट चलते रहेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। एंड देयर आर चैलेंजेस इन सेलेक्टिंग द राइट बेनिफिशरीज फॉर दीज ट्रीटमेंट्स। और इन ट्रीटमेंट्स के लिए राइट बेनिफिशरीज को सेलेक्ट करना ये भी एक चैलेंज बताया गया है। करंट फंडिंग पॉलिसी की बात करें तो 2021 में द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज लॉन्च की गई थी, जिसके अंतर्गत 50 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती थी पेशेंट्स को कि वो आइडेंटिफाइड जो COEs हैं, दैट इज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पर अपना इलाज करवा सकते हैं। अब COEs में एक तो दिल्ली का जो एम्स है वो हो गया, इसके बाद PGI MER चंडीगढ़ हो गया, और इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एट कोलकाताज SSKM हॉस्पिटल ये इसमें इंक्लूडेड थे। इसके अगले साल हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डिजिटल पोर्टल चालू किया क्राउड फंडिंग का और वॉलंटरी डोनेशंस का, जिसपे पेशेंट्स और उनकी रेयर डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, कि कितना उसमें ट्रीटमेंट में खर्चा वगैरह आएगा, और जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं उनकी बैंक डिटेल्स वहाँ पर दी गई थी। डोनर्स जो हैं वो COEs चूज़ कर सकते थे और पेशेंट ट्रीटमेंट्स चूज़ कर सकते थे जिनको भी वो सपोर्ट करना चाहे, और उनके लिए पैसा डोनेट कर सकते थे। ईच COE ऑल्सो हैज़ इट्स ओन रेयर डिजीज़ फंड। हर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अपना एक खुद का भी रेयर डिजीज़ फंड होता है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है गवर्निंग अथॉरिटी से अप्रूवल मिलने के बाद। इसके बाद इस साल अगस्त 2024 की हम बात करें तो सरकार ने पार्लियामेंट में ये बताया कि 24 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो COEs को रिलीज़ की गई है फॉर ट्रीटिंग रेयर डिजीज पेशेंट्स अंटिल अगस्त इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। इससे पहले 2020-21, 22-23 और 23-24 की बात करें तो 3 करोड़ 15 लाख, लगभग 35 करोड़ और 74 करोड़ जो है वो रिलीज़ किए गए थे। इसके बाद 35 करोड़ रुपए जो है वो इक्विपमेंट परचेज करने के लिए भी रिलीज़ किए गए हैं ताकि पेशेंट केयर सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सके। अब कॉस्ट ऑफ ऑर्फन ड्रग्स की अगर हम बात करें तो कई सारी जो मेडिसिन और थेरेपीज़ या इलाज है रेयर डिजीज़ेस के लिए वो पेटेंटेड है, ठीक है, उनका पेटेंट हुआ है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। साथ ही साथ इन ड्रग्स का जो मार्केट है वो भी छोटा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बीमारी ज़्यादा लोगों को तो है नहीं, कम लोगों को है, तो इसका मार्केट छोटा है और जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफन डोंट फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस देम, और इसी की वजह से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको इन दवाइयों को बनाने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या मुनाफा नहीं दिखता, तो इसकी वजह से दवाइयाँ कम है और
इनकी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दीज ड्रग्स इन इंडिया कुड हेल्प ब्रिंग डाउन प्राइजेस, बट द गवर्नमेंट विल हैव टू ऑफर इंसेंटिव सच एज टैक्स ब्रेक्स टू कंपनीज। तो इस तरीके की दवाइयों का अगर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारत में होता है तो ऑब्वियसली इनका प्राइजेस जो है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन सरकार को जो है वो कंपनीज को कुछ इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रेक्स वगैरह चीज़ें जो है वो देनी पड़ेंगी। टैक्स ब्रेक का मतलब होता है वही कि टैक्स वगैरह में कंसेशन या छूट वगैरह। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ रेयर डिजीज मेडिसिन बाय पेशेंट्स डज नॉट अट्रैक्ट कस्टम ड्यूटी, यानी कि अगर पेशेंट जो है वो खुद से रेयर डिजीज मेडिसिन को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन जो कंपनीज इन दवाइयों को भारत में लेके आती है उनको अभी भी 11% की कस्टम ड्यूटी और 12% की जीएसटी देनी पड़ती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब एक डेडलाइन सेट की है 30 दिन की टू प्रोसेस द नेसेसरी एग्जाम्पशंस फॉर दीज मेडिसिन अंडर द कस्टम, जीएसटी एंड इनकम टैक्स लॉस की 30 दिन के अंदर अंदर इनमें जो नेसेसरी एग्जाम्पशंस हैं उनको प्रोसेस कर लिया जाए, चाहे वो कस्टम से हो, चाहे जीएसटी से हो, या फिर इनकम टैक्स के लॉस से हो। 3 जनवरी 2019 को डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इसने एक ऑर्डर जारी किया कि ऑर्फन ड्रग्स को जो है वो प्राइस कंट्रोल से फ्री कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने इस एग्जाम्पशन के ऊपर चिंता जाहिर करी, ये कहते हुए कि द पोजीशन कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस मैनर, कि इस तरीके से ये चीज़ जो है वो नहीं चल सकती। इफ़ ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन फॉर रेयर डिजीजेज आर नॉट अवेलेबल, ऑब्वियसली कि अगर रेयर डिजीजेस के लिए ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो है वो पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत एक थर्ड पार्टी को अलाउ कर सकती है कि वो इन दवाइयों को मैन्युफैक्चर करे और उसकी जो रॉयल्टी है वो पेटेंट होल्डर के पास चली जाए। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एक्वायर पेटेंट्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इफ द पेटेंट होल्डर डज नॉट प्रोवाइड दैम। सरकार ये भी एक इंश्योर कर सकती है, मतलब पेटेंट्स एक्वायर कर सकती है ये इंश्योर करने के लिए कि ये मेडिसिन जो है वो अवेलेबल हो, अगर पेटेंट होल्डर उनको ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो कोर्ट का ये कहना है कि देयर वॉजेंट इनफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ रेयर डिजीजेज, और इस बात पर जोर दिया गया है कि नेगोशिएटिंग विद द फार्मा कंपनीज एंड बूस्टिंग डोमेस्टिक एफर्ट्स कुड हेल्प लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो कोर्ट का यही कहना है कि रेयर डिजीजेस के फील्ड में बहुत ज़्यादा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और ये जोर दिया है कि अगर फार्मा कंपनीज के साथ नेगोशिएट किया जाए और डोमेस्टिक एफर्ट्स को बूस्ट किया जाए तो उससे प्राइस वगैरह कम हो सकते हैं और ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी कम हो सकती है। इसके बाद डीलेज एंड रेड टेप इन डिसीजन मेकिंग इज़ अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, जो फैसले लेने में देरी होती है, जो रेड टेपिज्म है, रेड टेपिज्म आपने एक टर्म सुना होगा, ये गवर्नेंस से रिलेटेड टर्म है वैसे, कि जैसे आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर किसी भी इशू को लेकर जो फाइल आती है उसके ऊपर एक फीता लगा हुआ होता है, एक टेप टाइप का लगा होता है जिसको कहा जाता है रेड टेप, है ना। तो जनरली गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या होता है, या ये माना जाता है कि चलो अब नहीं भी अगर होता है तो माना जाता है, पहले से ये काफ़ी एक बड़ा फेमस टर्म हुआ करता था रेड टेपिज्म, है ना। गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं नेगेटिव साइड हुआ करती थी। रेड टेपिज्म का मतलब है कि जैसे आप किसी सरकारी दफ्तर में कुछ काम करवाने के लिए गए और आपकी जो काम की फाइल है उसको जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो ऑफिसर है, जो बाबू है, उन्होंने लाल फीता बांध के रखा हुआ है। तो लाल फीता बांध के रखा हुआ है कि मतलब वो आपकी फ़ाइल खुल नहीं रही है, और फाइल खुल नहीं रही है मतलब काम नहीं हो रहा है, तो देयर इज़ अ डिले इन द वर्क। उसको कहा जाता था रेड टेपिज्म, या हिंदी में कहते थे लाल फीता शाही। ठीक है, तो वो एक बड़ा इशू है, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। नेशनल रेयर डिजीजेस कमेटी की एक मीटिंग होती है जून 2023 में, उसमें ये डिस्कस किया गया द डिले इन गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द DCGI की जो डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उससे अप्रूवल मिलने में बहुत देरी हो रही है फॉर द US बेस्ड सरप्टा थेराप्यूटिक्स टू सेल इट्स मेडिसिन इन इंडिया। ठीक है, कि ये अपनी मेडिसिन इंडिया में बेचना चाहता है लेकिन उसको लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो वही डिले वाली बात हो गई। एम्स और बाकी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं वो ड्रग्स इंपोर्ट कर रहे हैं, वर इम्पोर्टिंग द ड्रग्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर पेशेंट्स एंड द डिले वॉज इम्पैक्टिंग ट्रीटमेंट, और ये डिले की वजह से जो है वो ट्रीटमेंट में, इलाज में कहीं ना कहीं देरी हो रही है, असर
दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ रहे हैं। तो क्या क्या इश्यूज़ हैं, रेयर डिजीजेस क्या होती है, क्या इनको लेकर ड्रग्स की बात है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो इसको आप साइंस एंड टेक में ले सकते हैं, जीएस पेपर 3 में, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इशू है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट आर्टिकल की बात करेंगे, ड्रैगन ड्रोन्स। ठीक है, ड्रैगन ड्रोन्स क्या होते हैं जिनका इस्तेमाल रशिया और यूक्रेन के वॉर में हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक नया डेडली वेपन रशिया और यूक्रेन के वॉर में देखने को मिल रहा है। दोनों ही साइड्स ने विजुअल्स पोस्ट किए हैं, वीडियोस पोस्ट किए हैं इस तरीके के, ऑफ ड्रोन्स अपियरिंग टू रेन डाउन फायर। ठीक है, ड्रोन से बेसिकली नीचे आग बरसाई जा रही है। इसी की वजह से इस ड्रोन का नाम जो है वो, या इस हथियार का नाम, इस वेपन का नाम रखा गया है ड्रैगन ड्रोन। अब व्हाट दीज ड्रोन्स आर स्प्यूइंग, ये ड्रोन्स जो हैं वो क्या फेंक रहे हैं, हाउएवर इज़ अ मोल्टन मेटल। ठीक है, ये एक मोल्टन मेटल है, पिघला हुआ मेटल है, जो कि लगभग 2427 डिग्री सेल्सियस पर बर्न होता है। तो ड्रैगन ड्रोन्स होते क्या हैं, देखो, ड्रैगन ड्रोन्स एसेंशियली रिलीज अ सब्सटेंस कॉल्ड थर्माइट। ये एक थर्माइट नाम का सब्सटेंस होता है, उसको रिलीज करते हैं, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, विच वॉज डेवलप्ड अ सेंचुरी एगो टू वेल्ड रेलवे ट्रैक्स। इसका इस्तेमाल बेसिकली जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी वेल्डिंग करने के लिए किया जाता था, और लगभग ये आज से 100 साल पहले डेवलप किया गया था। अब जब इसको जलाया जाता है, इस थर्माइट को, विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज, तो ये थर्माइट जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन ट्रिगर करता है। ठीक है, मतलब इससे खुद से रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन को एक्सटिंग्विश कर रहा है। एक्सटिंग्विश करना मतलब बुझाना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। इट कैन बर्न थ्रू ऑलमोस्ट एनीथिंग, इससे सब कुछ जल सकता है, कपड़ों से लेकर, पेड़ से लेकर, मिलिट्री ग्रेडेड व्हीकल से लेकर सब कुछ। इट कैन इवन बर्न अंडर वाटर, ये पानी के अंदर भी जल सकता है। ह्यूमंस पे ये सीवियर और पॉसिबली फेटल बर्न्स और बोन डैमेज कर सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा ये भयानक है। ड्रैगन ड्रोन्स आर बिलीव टू हैव बीन फर्स्ट डिप्लॉयड इन द रशिया यूक्रेन वॉर अराउंड सितंबर। तो पहली बार ये सितंबर के आसपास इस वॉर में यूज़ हुए हैं। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसके अनुसार यूक्रेनियन फोर्सेज यूज देम टू इग्नाइट द वेजिटेशन दैट रशियन ट्रूप्स यूज फॉर कवर एंड बर्न इट आउट, एक्सपोजिंग देम एंड देयर इक्विपमेंट टू डायरेक्ट अटैक। तो बेसिकली जो वेजिटेशन का यूज़ रशिया के ट्रूप्स यूज़ करते थे खुद को ढकने के लिए, छुपने के लिए, उसको जला दिया इन्होंने यूक्रेनियंस ने, यूक्रेनियन फोर्सेस ने, इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, ताकि वो डायरेक्ट जो है वो, मतलब जो रशियन फोर्सेस हैं और जो उनके इक्विपमेंट है वो एक्सपोज हो गए डायरेक्ट अटैक के लिए। उसके बाद जल्दी रशियंस टू बिगेन टू प्रोड्यूस एंड डिप्लॉय देयर ओन ड्रैगन ड्रोन्स। उसके बाद रशिया ने भी अपने इस तरीके के ड्रैगन ड्रोन्स बनाए और डिप्लॉय करने शुरू कर दिए। हैज़ थर्माइट बीन यूज्ड इन वेपन्स बिफोर, क्या ये थर्माइट जो है इसका इस्तेमाल हथियारों में पहले भी हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ। थर्माइट का इस्तेमाल जो है वो दोनों ही जो दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं उनमें थर्माइट का यूज़ हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मन जैपलिन्स दे ड्रॉप्ड थर्माइट लेडन बॉम्ब्स विच वर कंसिडर्ड एन इनोवेशन एट दैट टाइम। उस समय इसको एक इनोवेशन माना जाता था, उस समय भी इन्होंने, जर्मन्स ने इसको ड्रॉप किया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते थर्माइट लेडन हाई इंसेंडियरी एक्सप्लोजिव, इंसेंडियरी एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विच कॉजेस फायर, जिनसे आग लग जाती है, दे बिकेम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बोथ दी एलाइज एंड एक्सेस पावर्स एरियल बॉम्बिंग कैंपेन्स। ठीक है, आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दो पावर्स हुआ करती थी, एक्सेस पावर्स और एलाइड पावर्स। एक्सेस पावर्स में आपके जर्मनी, इटली, जापान वगैरह होते थे, और एलाइज पावर्स में आपके ये यूके, यूएस और ये आपके जो ये रशिया वगैरह, सोवियत यूनियन, ये हुआ करते थे। तो इनका ये पार्ट एंड पार्सल बन गया था, मतलब बड़ा कॉमन हो गया था। एक एस्टिमेट्स के अनुसार एलाइज ने लगभग, मतलब जो एलाइज पावर थी, जो एलाइज फोर्सेस थे, इन्होंने लगभग 30 मिलियन के आसपास 4 पाउंड के थर्माइट बॉम्ब्स जो है वो जर्मनी के ऊपर गिराए थे, और अनदर 10 मिलियन के आसपास जो है वो जापान के ऊपर गिराए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। थर्माइट हैंड ग्रेनेड्स
इनका इस्तेमाल भी किया गया वॉर के दौरान टू डिसेबल द आर्टिलरी पीसेस विदाउट एन एक्सप्लोजन। मॉडर्न कन्फ्लिक्ट में थर्माइट का यूज़ जो है वो एस्पियोनेज एजेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। एस्पियोनेज एजेंट्स का मतलब होता है जो ये होते हैं आपके जासूस, ठीक है, और स्पेशल ऑपरेशन टीम्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू बर्न इंटेंसली विदाउट अ बैंग। ठीक है, मतलब इनमें कोई धमाका नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं होती है, लेकिन ये जलता बहुत इंटेंसली है, बहुत इंटेंसली जला सकता है चीज़ों को। इज़ इट लीगल टू यूज़ थर्माइट इन वेपन्स? अब अगला सवाल ये आता है कि क्या हथियारों में थर्माइट का यूज़ जो है वो लीगल है, इलीगल है? तो यूज़ ऑफ थर्माइट इन वॉर इज़ नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत थर्माइट का यूज़ वेपन्स में या वॉर में प्रोहिबिटेड नहीं है। हाउएवर द यूज़ ऑफ सच इंसेंडियरी वेपन्स अगेंस्ट सिविलियन टारगेट इज़ बैड अंडर द कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। ठीक है, आप सिविलियन टारगेट्स के ऊपर इस तरीके के वेपन्स का यूज़ नहीं कर सकते, ये यहाँ पर बताया गया है ना। इस तरीके की जो गाइडलाइंस हैं वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए कि व्हाट आर ड्रैगन ड्रोन्स और कैसे इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, पास्ट में कब कब इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेजेंट पास्ट सब लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, मे बी देयर इज़ अ चांस। ठीक है, क्योंकि वैसे तो अब ये वॉर काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गया है। तो अगर उस वॉर से रिलेटेड कोई नई चीज़ आती है, कोई नया पॉइंट आता है, तो वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी इस रिलेटेड इशू से पूछा जा चुका है। ठीक है, यूक्रेन वगैरह की बाउंड्रीज कौन कौन से देश उससे लगते हैं, ऐसा सवाल यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। तो अब अगला सवाल इस तरीके से कोई अगर नई चीज़ आती है तो मे बी दैट कैन बी आस्क। ठीक है, वो पूछी जा सकती है। क्लियर है? चलिए सॉरी। तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें कवर कर रहे थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सीसेट की ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़, इसको मैं कहता हूँ, 849 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। देन अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहें तो 699 में अवेलेबल है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ जनरल स्टडीज़ लेना चाहे तो 449 में अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की लेना चाहें तो 299 में अवेलेबल है। सिर्फ आप सी सेट के अगर 10 फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहें तो वो आपको 249 में मिल जाती है। तो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ है, आप अपनी ज़रूरत, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसमें भी चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की अगर हेल्प होती है तो प्लीज़ सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और आप लोगों का भी बेनिफिट ये होगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक इसी तरीके से चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।